तकरीबन 35,000 बच्चे आपके गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो इतने लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिलेगा, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी टीम का। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। चोर कभी भी चोरी करके ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की। देखिए, जो किरण बेदी जी हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रही है। सीनियर पुलिस ऑफिसर थी हमारे तिहाड़ जेल की, वो डीजी भी रही। राइट नाउ वी आर अवेयर अबाउट द सिचुएशन जो पुणे में हैपन हुई है। एक 17 साल का बच्चा, जैसे ऐसे लोग जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो उनके लिए लॉ सेम नहीं है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गलगोटिया से तरुण नाम के लड़के ने आर्चरी की तरफ से उसको यूपी पुलिस ने जॉब ऑफर करी। इलेक्शन होता है तो ईयरली बेसिस पर हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है। सबसे ज्यादा रेलवेज के अंदर निकलती हैं, आर्मी के अंदर निकलती हैं, टिकट कलेक्टर से लेके ग्रुप बी तक की वैकेंसीज आती हैं। स्पोर्ट्स में वेट ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? जो स्टूडेंट लाइफ है उस दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होनी चाहिए। हमारे गलगोटिया में बेस्ट फिटनेस और बेस्ट जिम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। कैसे स्टूडेंट्स को मेंटेन करनी चाहिए अपनी फिजिक और बेटर? देखिए, अभी हम रजत दलाल की बात कर ही रहे थे तो एक कंट्रोवर्सी वो जो देखने को मिली। सर, आप तरुण गिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के थ्रू मेरे को एक लड़की ने अप्रोच की। मैंने उनसे पूछा, आप 5 लाख आ रहे हैं तो आप शायद कोई करोड़पति होंगे। 30,000 उनकी सैलरी है, फैमिली में सबसे बड़ी है, 3 लाख का मार्केट से लोन लिया है। वेलकम दीपक सर टू द पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। कैसे हो सर आप? मैं अच्छा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, अपने पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी भी कॉलेज लाइफ रही और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने यंगस्टर से मिलना और उनको एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना या कुछ इंस्पिरेशन देना, क्योंकि जो हमारे आज के बच्चे हैं ये हमारे कल का भविष्य हैं। तो जैसे आपकी ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कि ये सच में मेरे लिए एक ऑनर है कि तकरीबन 35,000 बच्चे आपके गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो इतने लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिलेगा, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी टीम का। Exactly sir, even we are also very honored to have you on our session. तो फर्स्टली सर, एक बहुत ही इम्प्रेसिव सी चीज़ कि आपको लोग चुलबुल पांडे बुलाते हैं, तो कभी क्या किसी ने आपको वो फेमस वाला डायलॉग कहा है क्या उस फिल्म का कि दैट थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है? देखिए, ये बड़ा एक फेमस डायलॉग है एक मूवी का, और जो एक रियल लाइफ है और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। जनरली परसेप्शन है लोगों का यूनिफॉर्म सर्विसेज को देखकर या सामने किसी अधिकारी को देखते हैं तो एक फ्रेंडली पुलिसिंग वाली बात नहीं रहती, लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, घबराते हैं। और जो मेरा अपना खुद का वर्क प्रोफाइल है बीइंग अ जेल ऑफिसर, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट प्रोफाइल है। पूरा दिन क्रिमिनल्स को डील करना है, उनके बीच में रहना है, तो पब्लिक इंटरेक्शंस हालांकि कम रहते हैं, क्योंकि सारा दिन हमें जो नोटोरियस गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें तो खैर सुनने को नहीं मिलती। और दूसरा, अभी जैसा आपने कहा, एक अच्छा बिल्ट मैंने अपना डेवलप किया तो सामने वाला इतना जेलअप नहीं हो पाता। गेटिंग यू सर। और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने भी हमें सिखाया कि टू मच इंटीमेसी ब्रिंग कंटेम्प्ट। तो जो हमारा वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे हम कोशिश करते हैं कि इतना रिजर्व रहें, सामने वाले को अपने ऑरा में ना घुसने दें, तो एक अच्छी एक ड्यूटी हम परफॉर्म कर पाते हैं। दीपक सर, इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एक नॉर्मल इंसान को एक पुलिस ऑफिसर कमिश्नर के साथ कितना कंफर्टेबल रहना चाहिए, लिमिट्स क्या क्रॉस नहीं करनी चाहिए? देखिए, कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं और सीमित दायरे में रहकर अगर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है तो आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी केस को लेकर, जहां आपको लगता है कि आप अपनी जगह ठीक है। पर जनरली होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि कानून उनके अकॉर्डिंग काम करे। बल्कि कानून का एक सेट प्रोसीजर है, सेट ऑफ लॉज है। चोर कभी भी चोरी करके ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की। वो अपनी सिचुएशन बताएगा, कंडीशन बताएगा कि जी ये कंडीशन थी, ये सिनेरियो था, इस वजह से मैंने ये किया। पर अल्टीमेटली उसने कहीं ना कहीं चीजें गलत की हैं, तो वो अपनी नजरों में तो वो खुद को ठीक ठहराता है, पर एज पर लॉ वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कानून का सम्मान करें, जो सीनियर अधिकारी हैं उनका सम्मान करें, और जो एक सेट ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो करें,
तो मुझे लगता है कि एक पुलिस और पब्लिक के बीच में जो हेल्दी रिलेशन है हाँ जी। वो डेवलप होगा, सोसाइटी भी डेवलप करेगी, ऑफिसर्स को भी रिगार्ड मिलेगा, वो भी अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और जो हमारी आम जनता है वो भी सेफ फील करेगी। Sir, as we know about Kiran Bedi, like how bold and straightforward she was, तो I believe even my whole organization believe कि उनके सारे traits आपसे मिलते हैं. But sir, still मतलब ऐसी personality हमें daily basis पे रोजमर्रा पे क्यों नहीं देखने को मिलती? देखिए, जो किरण बेदी जी हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रही हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थी हमारे तिहाड़ जेल की, वो डीजी भी रही। तो जो उनका टाइम था 90s के दौरान, 93 के आसपास वो डीजी तिहाड़ थी। तो तिहाड़ प्रिजन एक वल्चर कल्चर था, तो उन्होंने बहुत से सुधार किए, अमेंडमेंट्स लेकर आई, एनजीओज को इंट्रोड्यूस किया जेल के अंदर। Okay. और जितना बेटरमेंट वो कर सकती थी जेल को लेकर उन्होंने किया। बहुत सी नई इनिशिएटिव लेकर आई कि एक जेल के अंदर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले, जिससे कि जब वो रिलीज होके बाहर जाएं सोसाइटी के अंदर तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, वो स्ट्रीमलाइन के अंदर आए और फिर अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सब चीज़ों को साथ लेकर वो चल सकें। Okay. तो उनके बहुत से एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने एनजीओज वगैरह को लेकर बताया, और उनकी जो उन्होंने ये रीत स्टार्ट की उसको हमने फॉलो किया। बहुत से एनजीओज हमने भी इंट्रोड्यूस किए, जेल के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमने शुरू की, रिहेबिलिटेशन हमने शुरू किया। और जो एजुकेशनल एक्टिविटीज थोड़े आप सजेशंस एग्जांपल दे सको तो? एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो तिहाड़ जेल के अंदर है, हम इग्नू से पूरा आपका 6 क्लास से, 6 भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा जो इलिटरेट है उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो लोग भी हम कराते हैं। और 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, इवन ग्रेजुएशन भी ये हम कराते हैं। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, टाइम टू टाइम वो हम बाहर के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोलैबोरेशन में, Yes, sir. हाँ, जिनको हम कैप्सूल कोर्स कहते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज कहते हैं, होटल मैनेजमेंट है, इस तरह के कोर्सेज भी हम तिहाड़ जेल में करा रहे हैं। Okay. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा किरण बेदी जी का, और उनके इस इनिशिएटिव को हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमें लगता है कि अगर जेल के अंदर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे इनमेट को कि वो अपनी उस क्राइम की दुनिया से बाहर निकलने का उसको स्कोप नजर आए, तो शायद बाहर आकर वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा एक बेहतर अपने लिविंगहुड की। एग्जैक्टली सर, इवन आपने बताया कि कैसे आप एजुकेशनल एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराते हो, तो आपके एक्सपीरियंस में अभी तक कोई जो जेल में रहा हो, फिर उसकी जेल लाइफ एंड होने के बाद वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो? अब बहुत एग्जांपल्स ऐसे हैं, क्योंकि अब एट प्रेजेंट तिहाड़ में हम इनको किसी भी तरीके से स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं, उसका सर्टिफिकेशन भी हम देते हैं। ओके। जिससे कि सोसाइटी के अंदर जाने के बाद ये अपनी जॉब्स को या अपने लिविंगहुड को आगे बढ़ा सके। बहुत सी कंपनीज हैं जिस तरह से आप कैंपस प्लेसमेंट करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे वो जेल के अंदर स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, और जब इनमेट रिलीज होता है तो अपनी कंपनीज के अंदर उनको बोर्ड पे भी लेते हैं। ओके, कूल सर। थोड़े से लॉस की बात करते हैं फॉर पीपल हु आर इन अर्ली 20s। अभी राइट नाउ वी आर अवेयर अबाउट द सिचुएशन जो पुणे में हैपन हुई है, जैसे उस लाइक अंडर एज ने 2 कपल को अपनी पॉश गार्ड से हिट कराया, और हमें सबको पता है कि लॉज ने उसको क्या क्या लाइक अरेस्ट पनिशमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई थी। आपके क्या परसेप्शन है उसके बारे में? देखिए, ये जो पुणे का जो पोर्शे केस है, इसमें बहुत से लैप्सेस नजर आए, कुछ पर्पसली डिले भी नजर आया। आई गेस शायद ये 19 मई की घटना है। एग्जैक्टली। और एक 17 साल का बच्चा जो नाबालिग है वो किसी तरह मैनेज करता है अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली से वो गाड़ी लेकर जाता है, जो गाड़ी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस उसके नाम पर नहीं है, वो हिट एंड रन करता है। उसके जो पब्लिक फोरम्स में हमने देखा, उसके जो फादर हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो हैम्पर करते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन को। उसके जो ब्लड सैंपल्स हैं, रात को शायद ये 2 बजे की घटना है, और सुबह 11 बजे तक पर्पसली उसके ब्लड सैंपल्स को डिले किया गया, जिससे कि जो उसके ऊपर एलिगेशन थे कि ही वाज इन इंटॉक्सिकेशन, कि जो उसका लिक्वर है वो लिक्वर सब्सटेंस कम हो जाए, और उस सैंपल्स को भी चेंज किया गया।
और भी बहुत सारे फैक्टर्स इस पूरी जो प्रोब के अंदर नजर आए। तो लैप्सिस काफी थे, पर वो कहते हैं कहीं ना कहीं सांच को आंच नहीं। तो एक सत्य है, वो कहते हैं कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो जो आज की डेट में हमारा जो सोशल मीडिया है, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं और बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं, सबने आवाज अपनी बुलंद की, चीजें सामने आई। जिन लोगों का इसके अंदर फाउल प्ले था, उन सभी लोगों के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं, एक्शंस किए गए। और अब आप देख ही रहे हैं जो केस है वो काफी ट्रांसपेरेंसी से और बहुत फेयर प्ले के साथ आगे बढ़ रहा है। सर जब लाइक कोर्ट ने अपने लाइक ऑर्डर्स दिए थे, वो कितने लाइक चाइल्डिश ऑर्डर्स थे कि आप ऐसे लिखो और लाइक पुलिसमैन के साथ खड़े हो, तो उनका क्या पर्सपेक्शन था? मतलब जैसे ऐसे लोग जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो उनके लिए लॉ सेम नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, जो हर इंसान, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि अगर वो कहीं पे फंसता है तो अपने जो एक्सट्रीम जो उसके एफर्ट्स हैं उनको लगाने की कोशिश करता है। पर आप बिल्कुल सफेद को काला नहीं कर सकते। बिल्कुल। आटे में नमक हम एक बार को मान सकते हैं कि चलता है, पर पूरे ही उसको पूरे तरीके से बदल देना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सर जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी उसके ऊपर आवाज रेस करी थी, जैसे ध्रुव राठी कर करके। आई थिंक कि अब उसको मतलब प्रॉपर पनिशमेंट्स वगैरह मिल जाए। एग्जैक्टली। सर वैसे लाइक अंडर एज लोगों के लिए लॉज में अभी भी स्ट्रिक्टनेस है या नहीं है? लाइक अगर एक 18 ईयर ओल्ड किड क्राइम करता है, कुछ भी बेसिक चेन स्नैचिंग से लेकर, तो क्या क्या उसके सस्पेक्ट्स होते हैं? देखिए, जो एज क्राइटेरिया है, 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है तो वो अंडर एज कहलाता है, जिसके लिए एक अलग से ट्रायल चलता है, अलग से बोर्ड होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ओके। तो उसके अंदर जो कन्विक्शन है वो मैक्सिमम 3 साल तक का है। ओके। और 18 साल की एज अटेन करते ही, जिसको हम वयस्क बोलते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपका ट्रायल चलता है उसमें पूरा प्रॉपर कन्विक्शन होता है एज पर हमारा आईपीसी 1860। ओके। तो दोनों में डिफरेंस है, और इस केस में भी कहीं ना कहीं वो 17 साल का था, तो चीजें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला। सर बेसिक फंडामेंटल से बात करें कि अगर एक लाइक 18 से कम ईयर ओल्ड का किड अगर एक बेसिक चेन स्नैचिंग वाले केस में पकड़ा जाता है, तो क्या क्या पनिशमेंट्स होती है उसके लिए? तो ये चेन स्नैचिंग का बड़ा छोटा सा मुकदमा है, 379 411 का मुकदमा है। और ये जनरल केस में अगर 18 साल से ऊपर की एज का भी है तो 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं बेल होने के, क्योंकि हमारा जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये बहुत से बेनिफिट दे रहा है। तो अभी जो जेल कल्चर है, ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं जेल्स को डिकंजेशन की तरफ लेकर जा रहा है। जो लॉ है या जो जेल्स हैं, उनका पर्पस ये नहीं है कि किसी ने क्राइम किया और उसको आइसोलेट करके आपने जेल के अंदर डाल दिया और वो सुधर गया। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, 2 से 3 महीने के अंदर उसका देखा जाता है कि किस सरकमस्टांसिस में उसने किसी क्राइम को अंजाम दिया। ओके। क्या सिचुएशन रही, बाहर जाने के बाद इसके सुधरने के क्या आसार हैं, ठीक है। या इसके जेल में रहने से जो इसके डिपेंडेंट हैं, जो फैमिली हैं, बाकी लोग हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति को उठाकर आप जेल में डाल दो और उसके 4 जो डिपेंडेंट हैं वो बिल्कुल सड़क पे आ जाए और वो कहीं ना कहीं वो सफर करें। ओके। अगर सर वही क्राइम लाइक रेप या मर्डर में हो जाता है, तो अगर 18 ईयर से लेस? हाँ, अभी हाँ, जो हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम के अंदर कुछ डेफिनेशन चेंज की गई है। हीनियस क्राइम मतलब? हीनियस क्राइम, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, रेप केस है, जैसे निर्भया केस था, उसमें जो अंडर एज वाली जो उसको थोड़ा सा कम्यूट किया गया, 16 साल से कम का जो एज ग्रुप है उसको माइनर की श्रेणी में रखा गया। ओके। तो जो हीनियस क्राइम है उनके अंदर कहीं ना कहीं डेफिनेशन में थोड़ा सा एक चेंज किया गया है कि जिससे कि जो बड़े क्राइम्स है उनको उनकी रोकथाम की जाए। सर जैसे मतलब हमने सुना था कि ऐसे जो मतलब स्टूडेंट्स 18 ईयर के एज के कम होते हैं, उनको गुरुकुल जैसी जगह भेज देते हैं, लाइक कि उनको स्पिरिचुअल थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 18 साल से कम एज के जो इनमेट्स हैं, जो जेजेबी बोर्ड के अंदर आते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखा जाता है कि उनको ऐसा ना लगे कि वो कस्टडी के अंदर है, इनकारनेशन में है। तो एक वो टेरर उनके अंदर डेवलप ना हो, या उनका जो माइंडसेट है वो चेंज ना हो,
क्योंकि ये जो एज है ये चिकने घड़े वाली एक एज हम कह सकते हैं कि तो इस एज में कोशिश की जाती है कि उसके दिमाग में ये चीजें ना डाली जाए कि पुलिस क्या है या जो क्राइम है ये क्या है। तो कोशिश की जाती है कि उसके माइंड को पॉजिटिव जगह लगाया जाए और जो उससे गलतियां हुई हैं उन गलतियों की तरफ वो ना सोचे और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करे। डेफिनेटली। सो दीपक सर, आपकी टीनेज कैसी थी, लाइक व्हेन यू वर इन योर 18s? देखिए, जो मेरा बॉर्न एंड बॉटअप है वो एक बिल्कुल नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली जैसे रहती है, उस तरीके से बॉर्न एंड बॉटअप रहा। जो फादर साहब है मेरे गवर्नमेंट सेक्टर में थे। एक डेसू करके एक बोर्ड होता था, इलेक्ट्रिक सप्लाई, और मैं फैमिली में सबसे छोटा था। मेरे मेंटर हैं, मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो टीचर हैं, तो उन्हीं की गाइडेंस में मैंने तैयारी की और रामजस से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं शुरू से मेरिटोरियस रहा। तो फंड्स भी उस टाइम बहुत लिमिटेड थे और कहीं ना कहीं ये था कि हाँ आपको इतने में करना है, इससे शुरू करना है, इससे ख़त्म करना है, यहाँ तक जाना है। बड़े लिमिटेड सोर्सेज थे तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था और उस टाइम पे चीज़ें भी बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी। ओके। तो बस ये था कि ग्रेजुएशन अपनी बहुत अच्छे से करनी है, ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की तरफ जाना है। मेरा भी एम था कि मैं पुणे सिम्बायोसिस से एमबीए करूं, बट एमबीए अभी तो खैर नहीं, उस टाइम पर उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा खासा मोटा हुआ करता था, तो सोर्सेज नहीं थे और पढ़ाई में मैं अच्छा था। तो ग्रेजुएशन के दौरान मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, तब मैं मात्र 18 साल का था। तो मेरी पहली ट्रेनिंग कर्नाटका बेलगांव और पहली पोस्टिंग मेरी जम्मू, जम्मू एयरबेस पर। तो फैमिली को पूरा भरोसा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कहीं प्रूव करना होता है फैमिली को। आप प्रूव करते हैं, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो फैमिली ने खुद ही मेरे को मना कर दिया कि नहीं अभी आप करो, अच्छे से मेहनत करो और अपने करियर को और आगे बढ़ाओ। तो मैंने बैक टू बैक एग्जाम दिए और अगले 2 साल के अंदर मेरा 6 जगह सिलेक्शन और था। ठीक है। और जब मैं मात्र 21 साल का था तो एज अ जेलर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने दिल्ली तिहाड़ जेल ज्वाइन किया। सर, एज वी नो कि आपने अपने लाइक 25 की एज के बाद बॉडी बिल्डिंग वगैरह मतलब अच्छे से। हाँ, मैंने 27 साल की एज में जिम में कदम रखा। या सर, बट एक ऐसा मतलब डिबेटेबल टॉपिक है कि कब एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को जिम ज्वाइन करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, तो आपके क्या पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो सीरियस एथलीट हैं, जो जिम इंडस्ट्री में या बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में अपना करियर आप देख रहे हैं, तो वो तो अपना एज अ करियर इसको लेकर चल सकते हैं इनिशियल टाइम से। पर अगर आप सिर्फ एक फिटनेस के हिसाब से या एक अपनी हॉबी के हिसाब से अगर आप जिम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप अपने करियर को देखें। करियर सेट होने के बाद अपना कमाना, अपना उड़ाना, एक उसका मजा अलग है। और कहीं ना कहीं जब हम हार्ड लेबर करते हैं तो हमारी बॉडी थकती है, बॉडी का रिलेशन सीधा आपके माइंड से है। आपका माइंड भी थकेगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, स्टडीज की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो और 2 घंटा 3 घंटा आप जिम में भी बिताएंगे, उसके बाद अपनी डाइट मेंटेन भी करेंगे। आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको अच्छा सोना भी है, तो पूरा आपका रूटीन, एक शेड्यूल एक चेंज हो जाता है। हाँ, फिटनेस के लिए आप इतना है कि आप 45 मिनट 40 मिनट आप रनिंग करें, आप स्विमिंग कर सकते हैं, जिम भी आप जा सकते हैं, पर उस लेवल पे जाकर आप ना करें कि आप एक हार्डकोर सीरियस एथलीट हैं। सर, आई थिंक मतलब टीनेज में डिसिप्लिन फैक्टर बहुत मैटर करता है कि वो कैसे, तो आपको क्या आप सजेशंस देना चाहोगे जो कैसे वो अपना डिसिप्लिन मैटर कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है। आपको खुद देखना होता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। फिर कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है, फैमिली की गाइडेंस, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है। आजकल हम सभी लोग इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं। बड़े कॉमन से एग्जांपल देखते हैं, अगर फैमिली के अंदर 4 लोग बैठे हैं एक कमरे के अंदर, तो वो टाइम तो जा चुका कि चारों लोग आपस में बात करते हैं। सबके हाथ में फ़ोन होते हैं, सब अपने फ़ोन में बिजी हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनको एक पेरेंट का रोल अदा करने के साथ एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहिए, उनको प्रॉपर गाइड भी करें। फिर आपकी सोसाइटी आती है कि सोसाइटी में आप किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं। तो वो आपको ऊपर लेकर जाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, क्या चीजें करेंगे।
तो इन सब फैक्टर्स का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, जो हमारा यूथ है वो थोड़ा सा सेंट्रिक होगा, फोकस होगा। सर स्पोर्ट्स एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन के की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे लाइक अभी मैं आपको रीसेंट का एग्जांपल देता हूँ। गलगोटिया से तरुण नाम के लड़के ने आर्चरी की तरफ से उसको यूपी पुलिस ने जॉब ऑफर करी। जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं उनके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होती है? देखिए, अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मोर देन 90% डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्तियां होती हैं। चाहे वो हमारी आर्मी है, सिविल सर्विसेज हैं, अपनी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज हैं। तो एक कोटा निर्धारित किया गया, अगर आप आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं तो आपकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग उसी के, आपने कहाँ मेडल लिया है, आपने नेशनल में मेडल लिया है, आपने कॉमनवेल्थ में लिया है, इंटरनेशनल में लिया है, कहाँ परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। बहुत से हम देखते हैं कॉमनवेल्थ के प्लेयर्स हैं जितने भी हैं, अर्जुन अवार्डीज हमारे रहते हैं। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं किसी भी गेम के अंदर, मोर देन 25 से 30 गेम ऐसे हैं जिनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ईयरली बेसिस पर हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती हैं। सबसे ज़्यादा रेलवेज के अंदर निकलती हैं, आर्मी के अंदर निकलती हैं, टिकट कलेक्टर से लेके ग्रुप बी तक की वैकेंसीज आती हैं। ग्रुप ए तो नहीं है, पर ग्रुप बी तक अच्छी वैकेंसीज हैं जहां आप जा सकते हैं। सर जैसे अगर हम लाइक बैक टू अर्ली 20s जाए किसी स्टूडेंट में, तो वो लाइक कॉलेजेस वगैरह भी जाते हैं लोग, कुछ कुछ हॉस्टलर्स होते हैं, कुछ कुछ डे स्कॉलर्स होते हैं। तो वहाँ लोगों को मेजर दिक्कत रहती है कैसे हॉस्टल्स और कैसे अपनी फिजिक मेंटेन करें। लाइक हमारे गलगोटिया में बेस्ट फिटनेस और बेस्ट जिम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। कैसे स्टूडेंट्स को मेंटेन करनी चाहिए अपनी फिजिक और बेटर? देखिए, जो फिटनेस है, जो मेरे को लगता है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के हिसाब से अगर मैं बात करूं आपके 100% की, तो पूरा दिन में आप 1 घंटा आप निकालें सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए। क्योंकि आप अच्छा खाएंगे, आप अच्छा वर्कआउट करेंगे, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आउटडोर एक्टिविटी आप कुछ भी करें, कोई भी आप गेम खेलें जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो। क्यों आप अच्छी कोई भी एक्टिविटी करेंगे, 100% का कुल 4%, 1 घंटा, 24 घंटे का 1 घंटा आपको देना है अपनी फिटनेस के लिए। और उससे आप सारी चीज़ों में अपने चेंजेस देखेंगे। कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन में बहुत फर्क आएगा। आपका एक जो कॉलेज टाइम में लेथार्जिक जो एटीट्यूड हो जाता है कि आप लेटे हैं तो लेटे हैं, ये सब चीज़ें चली जाती हैं, आलस भाग जाता है। पर वो एक परमिसिबल डोज, परमिसिबल मतलब? परमिसिबल कहने का मतलब है कि हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा बस इतना ठीक है। ये नहीं है कि आप 4 घंटा 6 घंटा आप करे जा रहे हैं। बॉडी को आपने इतना थका दिया कि उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पर भी आया और उससे आपकी सारी चीजें हैम्पर हो जाएंगी। ओके सर, लाइक यू मीन कि कॉलेज में रहते रहते आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलो थोड़ा सा, हाँ, उसके अंदर आपकी एक्टिविटीज कवर हो जाएगी। अगर हम बात कर रहे थे फिटनेस की, हम इसमें करियर की बात नहीं कर। अगर आप अपना करियर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कॉलेज के अंदर ही एक्टिविटीज करेंगे। बट सर लाइक एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जिसको मतलब नॉट जस्ट करियर बनाना है अपना फिटनेस में, जस्ट अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, फिट करना है, वो कैसे मेंटेन कर सकता है? लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट 9 से 5 कॉलेज में रहता है, फिर उसके बाद थोड़ी कॉलेज एक्टिविटीज वगैरह भी होती है, सेल्फ स्टडी वगैरह, तो उससे कैसे टाइम निकाल सकते हैं हम? मेरे को ऐसा लगता है जो एक हमारा जो कॉलेज लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ है, उस दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होनी चाहिए। ओके। तो ये सुबह आप जल्दी उठते हैं, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आपका रूटीन आप टाइम देखिए। एक बच्चा वो है जो सुबह 8 बजे उठेगा, चलते चलते ब्रश करेगा, रेडी होगा और 9 बजे उसको कॉलेज पहुंचना है। एक बच्चा वो है जो 5 बजे उठेगा, क्योंकि रात को अभी जो कल्चर आ गया है, रात को 11 बजे तो आप फोन उठाते हैं और 2 घंटा बैठ के आपने कुछ नहीं करना, 2 घंटे की लेबर आपको फोन पे देनी है और उसको भी सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं, ना आप उससे इंफॉर्मेशन लेते, ना आप एंटरटेनमेंट करते, एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखें तो स्टूडेंट लाइफ में सुबह 5 बजे से आप शुरू करें, 9 बजे आप कॉलेज आप जा रहे हैं, उसके दौरान आपने ब्रेकफास्ट भी किया, आप कॉलेज के लिए निकल गए, 5 बजे आप आते हैं, उसके बाद जो आपकी चीज़ें हैं, स्टडी है, सेल्फ स्टडी है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है, वो करें। रात को एक अच्छी बुक रीडिंग के साथ आप सोएं, सुबह अच्छे विचारों के साथ आप उठें। एग्जैक्टली। दीपक सर, स्पोर्ट्स में वेट ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जो वेट ट्रेनिंग है
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वेट ट्रेनिंग आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाती है। तो जो सीरियस एथलीट है, अगर उनकी बोन डेंसिटी अच्छी है तो उनके जो इंजरीज हैं, इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडरवेट होना कहीं ना कहीं गलत है। तो अपने वेट को आप जो भी आप गेम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से जितना है उतना आप करें और अपनी बोन डेंसिटी को अच्छे लेवल पे डेवलप करें। सर आपका पूरा दिन का रूटीन कैसे रहता है? मेरा रूटीन कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। अभी जैसे आपके पास यहाँ आना था तो मैं अभी भी सुबह वर्कआउट करके निकला हूँ। ओके। तो कई बार होता है कि सुबह आपको अर्ली जाना है, तो मतलब मेरे को ये पता है कि हाँ मेरे को पूरा दिन में 6 काम करने हैं तो वो करने हैं। ओके। ये नहीं है कि 6 की जगह मैं स्किप करके 5 कर दूं। ऑफिस मेरे को डेली जाना होता है, जिम वर्कआउट मेरे को डेली करना होता है, मीटिंग्स भी रहती हैं, कोशिश होती है आप जैसे लोगों से मिलना, एक अच्छे इंटरेक्शन, एक हेल्दी चीज़ें आपस में गिव एंड टेक करना। तो मेरे दिन की शुरुआत वही होती है, सुबह 6 बजे उठना और रात को 10:15 बजे मेरा फ़ोन DND मोड पे चला जाता है। ओके। 10:15 बजे अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे कॉल करना है या कुछ अर्जेंसी है तो मैं बात करता हूँ, अदरवाइज ये DND पे करके मैं इसको ड्रॉअर में डाल देता हूँ। सर लाइक एज आप कंटेंट क्रिएटर भी हो अभी के टाइम पे, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? देखिए, अगर आपने मेरे कंटेंट्स देखे होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं मैसेजेस रहते हैं जो कहीं हमारी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ उनमें रहता है। अब मेरे कोलैबोरेशंस आप देखेंगे तो वो बड़े पॉजिटिव आपको मिलेंगे। कभी दिल्ली पुलिस के साथ मेरा कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। होली जैसे त्योहार का कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा कि परिवार के साथ आप त्योहार मनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंट्रिक सा एक कंटेंट बनाएं कि जिस कंटेंट को मैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी अगर देखें तो वो भी अप्रिशिएट करें। एक सड़क पे रिक्शे वाला भी अगर उसको देखे तो उसको अप्रिशिएट करे। सिर्फ लाइक और व्यूज का गेम करना और अपनी एक फैन बेस बढ़ाना, तो मुझे उसकी कोई वर्थ नजर नहीं आती। सर अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात ही कर रहे हैं तो लाइक रीसेंट के सिनेरियोज आपको पता है कि 2 लोग लाइक ऑनलाइन में ही अपनी लड़ाई कर जाते हैं और फिर एंड में वो दोस्त बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्ट्रेटेजीज हैं, ये गेम्स हैं। तो एक बड़ा एक कॉमन सा अभी मैं आपसे डिस्कस कर भी रहा था कि हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप जैसे होता भी है, हम देखते हैं कि आप सड़क पे आप नॉर्मल चलिए, आप भगवान का नाम लेते हुए चले, आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। आप अब्यूज करते हुए चलिए, आपको 10 लोग देखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं, ये माइंड गेम है कि सामने वाले की अटेंशन कैसे लेनी है। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज करते हैं, अपने फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। पर आप ये देखिए उन्होंने सोसाइटी को दिया क्या। बिल्कुल। तो यहाँ आ जा, मैं फरीदाबाद खड़ा हूँ, तो मैं बहादुरगढ़ खड़ा हूँ, मेरे साथ 20 लोग हैं, मेरे साथ 40 लोग हैं, किसी के साथ 65 मर्डर हैं। तो वेस्टेज है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसे कंटेंट को हमें देखना भी नहीं चाहिए, प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। तो कहीं ये सोसाइटी में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं ला सकते। सर आपकी लाइक कंटेंट क्रिएशन से आपका एक ऑप्टिमल गोल क्या है बेसिकली? देखिए, सबसे गोल तो मेरा यही है कि मेरा अपना खुद का जो कंटेंट है, सबसे पहले तो मैं देखूं कि यहाँ ये अप टू द मार्क है। कि अगर 10 लोग मुझे देख रहे हैं, अभी आप शुरू में बात कर रहे थे कि मेरी फिजिक ऐसी है या मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी को मैच करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन में मैं अपनी जो मेरी खुद की पहचान है वो मैं ना खो सकूं, और जो एक मैंने अपनी एक छवि बनाई है कि हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री में लोग पसंद करते हैं, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर पसंद करते हैं। तो ये मेरा कंटेंट क्रिएशन और मेरी अपनी आइडेंटिटी, तो ये दोनों रिलेटेड रहे सोसाइटी में, आप जैसे लोग देखें तो एक एग्जाम्पल सेट हो। सर जैसे हमें बताया कि एक कंटेंट क्रिएटर है रजत दलाल, उसके बारे में क्या व्यूज है आपके? देखिए, अभी हम रजत दलाल की बात कर ही रहे थे, तो एक कंट्रोवर्सी वो जो देखने को मिली इधर यूपी से, राजवीर सिसोदिया वर्सेस रजत दलाल। तो इन्होंने मेरे को अच्छे से याद है, बोर्ड एग्जाम के टाइम पर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया, और हमारा जो यूथ है
उनको टारगेट किया और वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ें थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है वो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम था और पूरा सोशल मीडिया पे मीम्स पे इधर उधर इन्हीं सब की ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली। तो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, और वहाँ से बढ़ावा मिला। और अभी कुछ दिन पहले रजत दलाल का एक वीडियो और सामने आया, 17-18 साल का एक बच्चा जिसने एक साइबर बुलिंग की, और इस एज में एक एडोलसेंट एज है, बच्चों के अंदर उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं होता कि उसने क्या गलती की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजत दलाल को उस पॉइंट पर उस बच्चे से मिलना चाहिए था, समझाना चाहिए था, पर उन्होंने वहां पर भी अपना कंटेंट देखा। उसको वो घर से लेकर जाते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, उसको अब्यूज करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो अहमदाबाद पुलिस ने उस पे FIR दर्ज की। तो इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे केस में 1% अगर हम माने कि वो बच्चा 18-20 साल के बच्चे में इतनी समझदारी नहीं होती, अगर डिप्रेशन में आता है, कोई गलत स्टेप ले लेता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है या रजत दलाल को नुकसान पहुंचा देता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सर, ऐसा मानने को आया था कि उसके मुंह पे काऊ डंक वगैरह लगाया। काऊ डंग लगाया, शायद उसके ऊपर टॉयलेट भी किया गया, उसे टॉयलेट साफ कराया गया, उनकी मदर को अब्यूज किया गया, जो FIR के अंदर है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उनको अरेस्ट भी किया। उसके 2 दिन बाद फिर एक मुकदमा और रजिस्टर हुआ इम्पर्सोनेशन का। सर, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो इनको पर्सनली यही कहना चाहूंगा कि एक कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर अपने आप में एक उपलब्धि है, और इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए एक अच्छा कंटेंट बनाए कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारी यंग जनरेशन आगे बढ़े, पॉजिटिव चीजें आपसे देखें, सीखें, और उन चीजों को आपका जो फॉलोवर है, आपका जो फैन बेस है, वो अपने जीवन में उतारें। तो ये गिव एंड टेक वाली सिचुएशन एक तरह से रहेगी, और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है कि अच्छी चीजें सोसाइटी के अंदर आएंगी। सर, आप तरुण गिल के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, तरुण गिल भी तकरीबन 1 साल पहले उनके कुछ वीडियोस अजीब तरीके से वायरल हुए कि जिम में मैगी खाना, बियर पीना, इस तरह की गंदी वाहियात हरकतें उन्होंने करनी शुरू की, और सिर्फ वो भी एक कंटेंट क्रिएशन था। और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए उल्टी सीधी चीज़ें उन्होंने 2-3 महीने तक की, और जब उन्हें लगा कि हाँ लोग मुझे जानने लग गए हैं, लेकिन वो तब भी नहीं रुके। फिर कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों ने उनको वार्न किया, उनको बताया भी आप चीज़ें गलत कर रहे हो। और तरुण गिल अपने आप में बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड, मैं कहूँगा, फिटनेस इंडस्ट्री के एक टाइम पर इंटरव्यूज वो करते थे, मेरा भी इंटरव्यू किया उन्होंने। ओके। हाँ, फिर वो कहते हैं ना कहीं एक जब आपकी दुकान ठंडी पड़ जाती है तो फिर मार्केट में आप कुछ नया लेकर आते हो। जैसे आपने बताया कि चलता हुआ आदमी अब्यूज करेगा तो जी, उसको जी, सब हाँ। देखेंगे, ट्राई कर। तो मुझे लगा शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि भाई एक मैं नया ये प्रोपेगेंडा करके देखता हूँ तो लोग मुझे दोबारा से जानना, क्योंकि जो एक सीधा रास्ता है सफलता का वो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर उसकी जो वर्थ है वो एक्चुअल वर्थ रहती है। अब उन्होंने भी शॉर्टकट अपनाया कि मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगा, हरकतें करूंगा, लोग मुझे देखना शुरू करेंगे, नोटिस करेंगे, और दोबारा मैं हाइप क्रिएट कर जाऊंगा। सर, जो कंटेंट क्रिएटर्स गलत कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कैसे सपोर्टिव है? देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। अभी जैसे रजत दलाल का केस है, इसके अलावा एक करण फिटनेस का केस है, अभी उनके ऊपर फरीदाबाद से FIR दर्ज हुई। वो 4-5 छोटे बच्चों को, 8 से 10 साल के बच्चों को अपनी वीडियोस में लेकर आते थे, अब्यूज करते थे। वो झुग्गी के बच्चे थे, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, अभी वो कस्टडी में है। तो अब इसके अलावा अब हमारे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली। मेरे पास अभी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को एक लड़की ने अप्रोच किया गुड़गांव से। तो शी टोल्ड मी दैट कि तकरीबन 5 लाख रुपए उसने एक 9x bet समथिंग करके कोई प्लेटफॉर्म है,
उस पर वो हारती है। ओके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैंने उनसे पूछा तो कि आपको किसने बोला आप खेलो? लगाना। तो वो बताती हैं कि वो किसी एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती थी और उन्होंने बोला कि आप इस पर जाओ, इस पर खेलो, इस पे जीतो, मेरा कोड डालो। तो नहीं, वो सॉरी, प्रोबो ऐप है वो, प्रोमो आप, ओके। प्रोबो ऐप पर। और उसने उनका कोड डाला, पहले कुछ पैसा जीते और फिर एक लालच का घड़ा वो धीरे धीरे बढ़ता है। लगाते रहो पैसे और। हाँ, तो शुरू में वो जीती, फिर बाद में वो हारते गई करते करते 5 लाख रुपए वो हार गई एक हफ्ते के अंदर। मैंने उनसे पूछा, आप 5 लाख हारे हैं तो आप शायद कोई करोड़पति होंगे। एग्जैक्टली, जो 5 लाख लगा रहा है। तो वो बताती हैं कि 35,000 उनकी सैलरी है, हम्म। फैमिली में सबसे बड़ी हैं, 3 लाख का मार्केट से लोन लिया है, तब जुआ खेला है। और फिर मैंने उनसे बोला भी कि चलिए ठीक है, आपके साथ चीजें गलत हुई, तो ये केसेस ऐसे होते हैं। बीइंग अ फीमेल उसने जुआ खेला, वो पैसा हारी, तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ गलत हो गया, आप इस बात को सामने रखो, हमारे चैनल के माध्यम से रखो, मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ, ठीक है। हम लोगों को अवेयर करेंगे कि आप जुआ ना खेलें। हम्म। तो पर वो घबरा गई कि मैं फीमेल हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, घर में सबसे बड़ी हूँ, कैसे सोसाइटी को फेस करूँगी। तो ऐसे करके उसने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। फिर हमने प्रोबो ऐप की इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो वो इन्फ्लुएंसर अपना कोड डलवाते हैं, वो अपना नाम डलवाएंगे और 20 करके कोड होगा, नंबर डलवाते हैं एक आगे। हाँ, तो उसके पीछे रीजन होता है कि सपोज दैट अगर मैंने 1 लाख रुपए हारे, ओके। तो उसका 20% उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट में सीधा जाएगा। दैट्स वेरी न्यू थिंग, आई थिंक ये कोई आउट नहीं करता हाँ, चीजें। तो ये हमने इन्वेस्टिगेशन की। फिर हमने उस इन्फ्लुएंसर को भी अप्रोच किया कि भाई ये 5 लाख आ रही है, कम से कम कोई बात नहीं, वो पैसा प्रीपेड है, कंपनीज पहले ले लेती है, कंपनी देगी नहीं, आप इसका 1 लाख तो दो। जितना उस इन्फ्लुएंसर के हाँ। पास आया होगा हारने के बाद उसमें। तो फिर हमने उसको अपने तरीके से प्रेशर किया, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर कहीं जाके उसने 1 लाख रुपए हमारे कहने पर उस लड़की को रिटर्न किए। ओके सर, एज हमने किरण बेदी का एक एटीट्यूड ट्रेट्स आपसे लाइक जोड़े थे, सिमिलर करे थे, तो मैं आपसे इन फ्रंट पूछना चाहता हूँ, ये बेटिंग एप्स इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स को कितना पैसा देते हैं प्रमोट करने के लिए? करोड़ों रुपए देते हैं। करोड़ों रुपए। अभी महादेव ऑनलाइन बुक करके एक स्कैम हुआ छत्तीसगढ़ में, मेरे डैड ने बताया था मुझे। उसकी एफआईआर कितने की होगी आप बताइए? सर नो आइडिया। 15,000 करोड़ की एफआईआर है। 15,000? मेरे फोन में एफआईआर है। 15,000 करोड़ का स्कैम है महादेव बुक, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के 32 बड़े लोग जो बिग शॉट है, 32 लोगों के नाम है। और जिसके प्रमोशन के लिए हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार सब लोगों ने प्रमोट किया। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल का गेम है कि 15,000 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन बुक्स है, और सारा पैसा यहाँ से रोटेट होके जाता है दूसरे देशों में। सर एक चीज मेरे को पूछनी थी, मतलब ऐसे लोग फेमस क्यों नहीं है, मतलब दुनिया में सबको मतलब अपनी फेम चाहिए, कंटेंट बनाना है, इवन लाइक अपनी पीआर करवानी है, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है जो इंडिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा है, बट स्टिल वो फेमस नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को नाम पसंद है, कुछ लोगों को एक्चुअल वर्थ पसंद है। ओके। कंटेंट क्रिएटर्स में आपको ऐसे भी मेरा इंटरेक्शन होता है कि उनका फैन बेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, पर जेब में 2 रुपए नहीं होंगे। सेम या। और साइलेंट मोड में रहने वाले ऐसे भी लोग मिलेंगे कि आज की डेट में भी वो छोटा बटन वाला फोन चलाते हैं, पर आप जब उनके फोन पे उनके बैंक बैलेंस का आप मैसेज आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस इंसान की क्या सोच है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। सर आपको किसी बेटिंग ऐप ने रीच करा है? मुझे करते हैं, हर दूसरे दिन करते हैं। तो मेरा एक ही जवाब आता है कि पहले आप मेरी प्रोफाइल देख लो, आप कहाँ कर रहे हो। इवन अब तो कॉल करके आपको बोलते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे पास कॉल आया कि सर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं? मैंने कहा हाँ करता हूँ, मेरे ऑफिस आ जाओ। अमेजिंग अमेजिंग। सर आपका तो इंटरेक्शन लाइक लॉयर्स वगैरह जजेस से भी होता रहता ही होगा। जी जी सर, जैसे हमारे गलगोटियाज में बहुत सारे लॉज के स्टूडेंट्स भी है, तो उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आप क्या सजेशंस दोगे उन्हें? देखिए, जो हमारा जो लॉ है और लॉ एंड ऑर्डर है, वो
हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक फेयर प्ले करें, या सच को सच रहने दें, झूठ को झूठ रहने दें, क्योंकि जब चीज़ें मिक्स मैच होती हैं तो उसका इम्पैक्ट कॉमन पीपल के ऊपर बहुत आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लॉयर्स हैं वो बड़ा एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है और उसी ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशन को वो आगे बढ़ाएं तो उन्हें खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो उनकी जॉब है अपनी जॉब के साथ वो ईमानदार भी रहेंगे और सोसाइटी में उसका हर तबके से, हर स्पेयर में, बड़े से छोटे से, बच्चे से, मेल फीमेल, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलेगा। दीपक सर, आपका एक पॉडकास्ट चैनल भी है, आपका एक सप्लीमेंट ब्रांड भी है, आप खुद भी फिटनेस मेंटेन करते हो, आप तिहाड़ जेल के जेलर भी हो, तो इतनी सारी चीजें आप कैसे मेंटेन करते हो, एज वेल एज कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो लाइफ है बड़ी सेंट्रिक रहनी चाहिए, आपके जो गोल्स हैं वो बड़े स्मार्ट रहने चाहिए। तो स्मार्ट इन द सेंस कि आपके जो गोल्स हैं ना स्पेसिफिक रहने चाहिए, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। तो ऐसा नहीं है कि हाँ 24 घंटे आपके पास है, मेरे पास है, मार्क जुकरबर्ग के पास है, मोदी जी के पास है, तो वो यूटिलाइजेशन किस तरीके से है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके काम करने की जो एज है, नाम करने की जो एज है, मेरी हमेशा एक टैगलाइन आप देखेंगे, काम करो नाम करो। या तो एक बड़ा छोटा सा एक टाइम पीरियड होता है, 10 15 20 साल आपका गेम चलता है। अच्छा, अब उसमें आपको देखना है कि आपको क्या अचीव करना है, अपने लिए खुद कैसे ग्रो करना है, दूसरे लोगों को कैसे ग्रो कराना है। तो वो एक बड़ा छोटा सा पीरियड है, अगर आप उसमें चीजें कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। सर, आपका जो पॉडकास्ट चैनल है, आपका सप्लीमेंट ब्रांड है, उनके बारे में आप थोड़ा डिटेल करो तो। जी, मेरा अभी मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है पूछताछ के नाम से। तो उसको लाने का मार्केट में सिर्फ एक यही उद्देश्य था, जैसे हम बात कर रहे थे कंटेंट की, तो मैं खुद मानता हूँ कि सोशल मीडिया अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है, पर अगर उसमें हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का तड़का अगर हम डाल दें तो आपके लिए रिलेटेबल हो जाए, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए वो रिलेटेबल है कि आप बेसिक डेज के अंदर किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं, कोई सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानियां आपके साथ आ रही हैं तो हमारा कानून क्या कहता है। और जब मैं खुद एक यूनिफॉर्म सर्वेंट हूँ, कोई चीज़ मैं सामने आकर बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, हमारा एंटरटेनमेंट भी कर रहा है। एंड सर, सप्लीमेंट ब्रांड? सप्लीमेंट देखिए, अभी हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं फिटनेस की। मैं खुद फिटनेस से जुड़ा हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है। तो अभी एट प्रेजेंट हम देखते हैं, अभी मेरठ के अंदर हमने एक केस देखा था, ये सारा डुप्लीकेट सप्लीमेंट पकड़ा गया था, तकरीबन 10 करोड़ का। और इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जो चल रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये जो ग्रे मार्केट है, ग्रे मार्केट कल्चर थोड़ा सा कम होना चाहिए, एक्चुअल चीज़ें पहुंचे। अभी हमारे पास दुबई से, थाईलैंड से जितना भी सप्लीमेंट आता है, मोर देन 90% आपके पास डुप्लीकेट आता है। ओके। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने कंपनी रजिस्टर की यूएसए के अंदर। अच्छा। तो मेरा जो चैनल पार्टनर है यूएसए में है, यहाँ से हम उनको डिमांड भेजते हैं कि हमें ओरिजिनल, क्योंकि जो यूएसए के जो फूड सप्लीमेंटेशन के जो लाइसेंस हैं, सर्टिफिकेशन है, जो नॉर्म्स हैं, वो एज कंपेयर टू इंडिया थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, अच्छे हैं, किसी तरह का उनके अंदर डुप्लीकेसी, मिलावट करना, ये सब चीज़ें नहीं है। तो हम यहाँ से डिमांड रेज करते हैं यूएसए में, यूएसए से हमारा जो भी शिपिंग के थ्रू या कार्गो के थ्रू वो आता है, और कोशिश करते हैं कि हम कम से कम अपने फेस पे अच्छी चीजें बच्चों तक दे पाए। एग्जैक्टली। सर, थोड़ा सा तिहाड़ जेल के बारे में बात करते हैं। जैसे मतलब वी ऑल आर अवेयर अबाउट लॉरेंस बिश्नोई की, लाइक 1 to 2 years डाउन टू द लाइन कैसे सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई है आज की डेट में अपना सिंडिकेट चला रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से, और इनकी पुरानी कोई राइवलरी है एक मिद्दू खेड़ा मर्डर केस के अंदर, तो उसमें सिद्धू का नाम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। तो इन दोनों पक्षों को आपस में दिख रहा था कि हाँ शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने जैसी बात थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धू को जब ऐसे थ्रेट परसेप्शन थे कि उनके साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है, क्या तो उनको थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए थे। कि किसी भी तरह का कोई इंट्यूशन था
या कोई मैसेज था, कोई इनपुट था, तो थोड़ा सा बचाव करना चाहिए था उन्हें इन चीज़ों से। सर अभी तो आई थिंक लॉरेंस बिश्नोई को भी किसी ने लाइक शूट कर दिया है ना? नहीं, अभी एक लॉरेंस तो अभी गुजरात साबरमती जेल में है, और इनका एसोसिएट है गोल्डी बराड़। तो गोल्डी बराड़ को लेकर अभी एक न्यूज आई थी कि बाहर विदेश में यूएसए के अंदर एक गैंग वॉर में एनकाउंटर के अंदर दो गैंग्स के बीच में तो गोल्डी की डेथ हुई है, पर वो फेक न्यूज थी। ओके गॉट इट। सर निर्भया केस की बात करते हैं, जिससे लाइक यू आर द नेम, जिससे आपको लोग जानते हैं। जी आप कैसे उसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या चीजें थी उसमें? जी, ये जो निर्भया केस है, ये 20 मार्च 2020 को इसका एग्जीक्यूशन हुआ। तो 18 मार्च को मैं अपने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर हमारे डीजी श्री संदीप गोयल साहब को मैं मिलने गया, थैंक यू बोलने गया कि सर मैं पहला ऐसा ऑफिसर हूँ जो तिहाड़ जेल को नेशनल गेम्स में 5 साल रेगुलर लेकर गया और 5 साल में मेडल लेकर आया। तो मैं उनको मिठाई खिलाने गया, बधाई देने, तो वो देख के बड़ा इम्प्रेस हुए। उस टाइम में प्रॉपर अपने पीक पर था। तो उन्होंने कहा कि दीपक ऐसे 20 तारीख को एग्जीक्यूशन है और कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप इसको हैंडल कर लोगे। अब वो केस भी ऐसा था, कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े हुए थे सभी के, बहन बेटी वाला घर सभी का है। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ये जिम्मेदारी मुझे मिल रही है तो एक अपने आप में अचीवमेंट है। तो मैंने इमीडिएटली यस किया। तो उस टाइम में मंडोली जेल पोस्टेड था। तो मेरे शाम को तुरंत ऑर्डर आया 2 घंटे बाद, और इमीडिएटली मेरे को तिहाड़ जेल नंबर 3 ट्रांसफ़र किया। और स्पेशल डायरेक्शन थे कि टिल द एग्जीक्यूशन हम उनके साथ रहेंगे 72 घंटे। तो 3 दिन पूरी तरह आई टू आई, बॉडी टू बॉडी ऐसे हम रहते थे कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए या कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए। 20 मार्च को सुबह तकरीबन 5:20 पे हमने इनको एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया, जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई। और 7:30 के अराउंड हमने डीडीयू मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज को भेजा। ओके। और फिर ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। सर कैसा, मतलब इमोशंस कैसे रहते हैं जब वो मरने से पहले वाला पार्ट? देखिए, इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो बेशक वो लोग क्रिमिनल थे, पर हम नहीं थे। तो एक साथ 4 लोगों को फांसी देना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। तो 2 दिन तक मैं भी बड़ा परेशान रहा, क्योंकि उस टाइम तो हम अपना डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज कर रहे थे और हमें ये था कि कोई भी ऐसा लैप्स नहीं हो जाए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा था। एक छोटी सी गलती हमारी इमेज को, हमारे इंस्टीट्यूशन की इमेज को, हमारे सीनियर्स की इमेज को पूरी तरह से बेकार कर सकती थी। तो हमें बिल्कुल ये था कि जो काम करना है बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना है। हाथ में वायरलेस सेट रहता था, ऐसे घड़ी देखते थे 1-1 मिनट, अब ये करना है, अब ऐसे करना है। सामने कैमरेज भी लगे हुए हैं, बराबर में वो लोग बैठे हुए, सारी चीज़ें पूरा मैनेज करना था। 3 दिन ना खाने का पता था, ना सोने का पता था। सर आपको लगता है कि वो जो मूवमेंट था आपका, जब आप वो मिठाई देने गए थे, वो एक ऐसा था कि एक अब राइट टाइम पे राइट प्लेस पे थे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को अच्छे मन से, और मेन चीज है कि कैपेबिलिटी। अब तिहाड़ के अंदर या हम ऑफिसर्स की बात करें तो हजारों ऑफिसर हैं, हजारों में से जब आपको सिंगल चूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक खुशी का एहसास भी है। आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट डिजर्विंग। एग्जैक्टली। सर अभी सुकेश का केस बहुत वायरल हो रहा था, लाइक 200 CR की लॉन्ड्रिंग, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, सुकेश चीटिंग के केस में है, और पिछले साल तकरीबन 3 महीने मेरे पास भी कस्टडी रही। तो बहुत सी केसेस हैं उसके ऊपर। शायद एक 200 करोड़ के आसपास मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें रैनबैक्सी के प्रमोटर्स को बेल का झांसा देकर उनसे शायद इतना बड़ा अमाउंट लिया गया। तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि गलती उन प्रमोटर्स की भी है कि एक इनमेट के ऊपर इतना भरोसा करना और इतनी बड़ी मोटी रकम उसको देना। तो कहीं ना कहीं गलतियां शायद उनके पार्ट पर भी रही हैं। सर आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। सर लास्ट में आपसे एक एडवाइस चाहिए फॉर यंग स्टूडेंट्स जो फिटनेस में अपनी जर्नी बनाना चाह रहे हैं, जो यूपी पुलिस में लाइक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसे एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हैं अच्छे से? देखिए, अगर
सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि उनके अंदर पोटेंशियल कितना है। कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। 18 साल की एज में जाके वो अपना माइंड से एक्टिव हैं, पर 18 साल की एज में अपना यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस कहीं भी सिपाही का एग्जाम दिया और खुद को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। तो और ये अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाते। फिर बहुत सारे फैक्टर जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किए थे, आपके फैमिली का, आपके सर्कल का, फ्रेंड्स का, सारी चीजों को देखकर, और एक हमें अपनी खुद की गट फीलिंग होती है। मुझे पता है कि हाँ यार, मैं 2 रुपए का आदमी हूँ या मैं 100 रुपए का आदमी हूँ। हर किसी को पता होता है। तो पहले खुद को पहचाने, फिर देखें कि आप मैक्सिमम वो अपनी लाइफ से वो कितना निकाल सकते हैं। और अपनी ग्रेजुएशन है या कॉलेज है या आपके एकेडमिक्स में स्कूल है, उसको बहुत अच्छे से करें। ग्रेजुएशन तक ठीक है, मौज मस्ती चलती है, हम भी करते थे। मैं रामजस से प्रेसिडेंट भी रहा। अच्छा, अपने कॉलेज हाँ, के कॉलेज से मैं प्रेसिडेंट था। तो पर एक प्रपोर्शन बनाकर रखें, किसी चीज को हावी ना होने दें, और सेंट्रिक रहें अपने गोल को लेकर कि हाँ यार, मैंने ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद जो करना है। और मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से कमाते हैं, खुद से खर्च करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल चीज है। या सर, वी रियली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेज। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स जरूर मोटिवेट होंगे इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या